उष्ट्रासन, तीसरा है भुजंगासन, चौथा है धनुरासन, पांचवा है पश्चिमोत्तानासन। बल और वीर्य। என்னங்க நீங்க தனியா இருக்க போய் என்னமா பேசுறீங்க? எனக்கு பயந்து பயந்து ஒருத்தங்க நான் போறேங்க. ஏய், இவ்ளோ பயப்படுற நீ என்ன எப்படி லவ் பண்ணுவ? வரமாட்டேன் வரமாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லையா அதான் பயந்துட்டேங்க. இன்னொரு சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன் பிரைட் ஆயிடுவேன். आजूबाजूच्या सर्व AI मला एक सांग. देखो जो सच में अमीर होता है ना अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है, फेरारी, लग्जरी हाउस, प्राइवेट जेट? नहीं, सबसे महंगी चीज है गलत तरीके से खर्च किया गया पैसा। क्योंकि वही पैसा सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी खुशी, आपकी आजादी।
देखो, जो सच में अमीर होता है ना, वो अपनी अमीरी की गाथा कभी नहीं सुनाता। वो चुपचाप बस अपने पैसे को बड़ा करने में लगा रहता है, क्योंकि जो पैसा बोलने लगता है ना, वो बढ़ना बंद कर देता है। तो आज मैं आपको पैसे के फाउंडेशन के बारे में वो चीजें बताने वाला हूं जो अगर भगवान की कृपा से आपको समझ में आ गई तो इतनी तो श्योरिटी है कि भैया गरीब नहीं मरोगे। बहुत अगर अंबानी अडानी नहीं बने तो भैया गरीब तो नहीं मरोगे, तय है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो। और जो भी देखेगा ये श्योर है, वो पैसे की तंगी नहीं होने वाली। हाँ, इमीडिएटली नहीं, लेकिन आप वो रास्ता पकड़ लोगे, वो समझ जाओगे तरीके जिससे पैसे बनते हैं और पैसे बने हुए रहते हैं। देखो, आपके पास ना दो तरह के लोग होते होंगे, आसपास देखते होंगे आप। पहले वो जो चुपचाप काम करते हैं, उनके तन पे ना ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ना लग्जरी गाड़ी होती है, ना सोशल मीडिया पे बहुत शोर शराबा करते हैं वो। और कुछ साल बाद अचानक पता चलता है कि उनके नाम पे भैया 2-4 दुकानें हैं, 2-4 फ्लैट हैं, एक बढ़िया स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बना रखा है, क्रिप्टो भी उनके पास, जिसकी खबर किसी को नहीं लगी। और दूसरे वो लोग होते हैं जो हर दिन नई नई फोटो डालेंगे इंस्टाग्राम पे, नया फोन, कभी नया कपड़ा, कभी नया कैप्शन, लिविंग माय बेस्ट लाइफ, मसूरी जाकर के डालेंगे, भैया क्या सुकून है यहाँ पर। और महीने की 25 तारीख को उसी दोस्त से 5,000 को उधार मांगते हुए मिलेंगे जिसको उन्होंने उस रील में टैग किया था। दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों की कमाई भी लगभग एक जैसी है, फर्क सिर्फ एक चीज का है, एक ने अमीरी दिखाई, बढ़ाई। असली सवाल यहाँ पे ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना पैसा छुपाते क्यों हैं? सब कुछ होने के बावजूद वो सादगी से क्यों जीते हैं भैया? आप कहोगे फिर क्या ही पैसा है, इस पैसे का क्या फायदा जब दिखाना ही नहीं है, जब सादगी से रहना है तो क्या ही करेंगे अमीर बन के? सवाल आता होगा ना आपके मन में। आज देता हूं जवाब तसल्ली से। देखो, ये लोग ना एक बात जानते हैं जो आम आदमी कतई नहीं जानता, कि पैसा जितना शांत रहता है ना, उतना तेज बढ़ता है। खामोशी में असली अमीरी होती है। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफे के बारे में जानते हो ना? अरबों डॉलर की नेटवर्थ, और जिंदगी ऐसे जैसे किसी मिडिल क्लास की कॉलोनी का कोई रिटायर्ड बैंक मैनेजर हो। आज भी वो आदमी उसी घर में रहता है जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। ना आलीशान बंगला, ना दिखावटी लग्जरी, बस सादगी और स्टेबिलिटी। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप बेवजह चीजें खरीदते रहोगे तो एक दिन आपके घर की जरूरी चीजें भी बेचनी पड़ेंगी आपको। और इस लाइन को मैं तो कहूंगा दोबारा सुन लो, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है ना जो आपके अगले 10 साल तय करने वाली है। देखो, उनको स्टेटस नहीं चाहिए था, उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में। उनको तालियां नहीं चाहिए थी, उनको सुकून, चैन चाहिए था। क्योंकि दिखावा कुछ पलों की चमक देती है और दौलत उम्र भर की रोशनी। अब जरा अपने आसपास के लोगों को आप देखो, आज जो लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में लगे हुए हैं, हर रोज उनकी इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट आएगी, कभी नया बाइक का, कभी नया फोन का, कभी नया ब्रांड का। उनके हालात अंदर से कुछ और होते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल लंबा लंबा आता है उनका, जो वो कभी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाएंगे। उनकी गाड़ी की भी ईएमआई चल रही, घर की भी ईएमआई चल रही, पर्सनल लोन की भी ईएमआई चल रही, क्रेडिट कार्ड की भी ईएमआई चल रही है, जो कभी भी वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पर वो आदमी दिखाएगा कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अंदर से टूट चुका है, टेंशन में है कि ईएमआई कैसे पे करें। देखो, एक बात काट मान दो, जितना बड़ा दिखावा उतना कमजोर बैंक बैलेंस। आप शादियों में देखो, जो परिवार सबसे ज्यादा खर्च करता है शादियों पर, जिनको भौकाल जमाना है भैया हमारी शादी में तो खर्च होना चाहिए, हमारे इकलौती लड़की या इकलौता लड़का का शादी है, ऐसे कैसे हल्के में कर लेंगे, खर्च करो दबा करके। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा कर्जे में डूबते हैं। मोहल्ले में देखिए, जो सबसे महंगी गाड़ी लेकर के आता है उसकी ईएमआई सबसे लंबी चलती है। लोग भूल जाते हैं कि इज्जत महंगे कपड़ों से नहीं मिलती है, इज्जत आपकी औकात से मिलती है।
कपड़े बदल जाते हैं, गाड़ियां पुरानी हो जाती है, लेकिन जो आदमी काम का होता है ना, वो हर दौर में काम का रहता है। क्योंकि देखो, असली अमीरी वो नहीं होती है जो दुनिया देख ले। असली अमीरी वो होती है जो रात को आपको चैन की नींद दे। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबसे जोर से चिल्लाता है ना, उसके पास अक्सर कहने के लिए कुछ नहीं होता, और जो सबसे खामोश रहता है उसके पास दिखाने को बहुत कुछ होता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पैसा छुपाने का मतलब क्या है? क्यों मैं कह रहा हूं पैसा छुपाने के लिए? इसका मतलब क्या है समझना। देखो, इसका मतलब है कि पैसा तिजोरी में बंद करके रखो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि अपनी फाइनेंशियल ताकत। फक्त कोलगेट मॅक्स फ्रेश मध्ये आहेत आयसी कूलिंग क्रिस्टल्स जे देतात मॅक्सिमम फ्रेशनेस। कोलगेट मॅक्स फ्रेश। आप वही इंसान हैं, लेकिन आपके पैसे को लेकर आपकी सोच पूरी तरह बदल चुकी है। आपको पता है कि हर महीने पैसा कहाँ जा रहा है। आपकी सेविंग की हैबिट बन चुकी है। आपने एक ऐसी स्किल सीखना शुरू कर दिया है जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। आपने इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ी बात, अब आप सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज और ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन सवाल है, क्या इसके लिए आपको बहुत अमीर परिवार में पैदा होना जरूरी है? क्या आपके पास लाखों रुपए होना जरूरी है? नहीं। कई बार फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बड़े पैसे से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजन से होती है। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 काम जिन्हें अगर आप अगले 6 महीने डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर डायरेक्शन मिल सकती है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसे बड़े इन्वेस्टर की सोच भी बताऊंगा जिससे हमें समझ आता है कि वेल्थ बनाने में सिर्फ पैसा नहीं, टाइम और डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्टेप 1, अपने पैसे का हिसाब रखो। पहला काम है अपने पैसे को ट्रैक करना। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि पैसा गया कहां। यहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है। आज ही एक नोटबुक या सिंपल स्प्रेडशीट बनाइए और 3 चीजें लिखिए: आपकी टोटल मंथली इनकम, आपके जरूरी एक्सपेंसेस और आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अगले 30 दिनों तक हर खर्च लिखिए। 20 रुपए की चाय हो, 100 रुपए का स्नैक हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, सब्सक्रिप्शन हो या कोई बड़ा बिल, सब कुछ। क्योंकि जब तक आपको अपने पैसे की रियलिटी दिखाई नहीं देगी, तब तक आप उसे इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेबी भी बजटिंग और इनकम एक्सपेंस ट्रैकिंग को पर्सनल फाइनेंस का इंपॉर्टेंट हिस्सा बताता है। स्टेप 2, नीड्स और वांट्स को अलग करो। दूसरा काम है हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछना: क्या मुझे इसकी जरूरत है या मैं इसे सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मैं इसे चाहता हूं। फूड जरूरी है, लेकिन हर दिन बाहर का एक्सपेंसिव फूड जरूरी नहीं। फोन जरूरी हो सकता है, लेकिन हर साल नया फोन लेना जरूरी नहीं। एंटरटेनमेंट जरूरी हो सकता है, लेकिन हर सब्सक्रिप्शन रखना जरूरी नहीं। समस्या पैसा खर्च करने में नहीं है, समस्या तब होती है जब हमारी लाइफस्टाइल हमारी इनकम से तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए अगले 6 महीने अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ी डिसिप्लिन में रखिए। आपको हर खुशी छोड़ने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना है: पहले जरूरत, फिर सेविंग, फिर बाकी खर्च। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। अगर आपकी इनकम कम है तो सिर्फ खर्च काटने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसलिए अगले 6 महीने एक वैल्यूएबल स्किल सीखिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन या कोई ऐसी प्रैक्टिकल स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो। लेकिन सिर्फ वीडियोस देखकर स्किल सीखना काफी नहीं है। प्रैक्टिस करनी होगी, प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, पोर्टफोलियो तैयार करना होगा और धीरे धीरे रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज तलाशनी होगी। याद रखिए, स्किल का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, स्किल का मतलब है आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में केपेबल बन जाए। और जब आप वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं तो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती हैं। स्टेप 4, सेविंग को ऑटोमेटिक हैबिट बनाओ। अब एक बहुत बड़ी गलती समझिए। लोग अक्सर कहते हैं पहले महीने के सारे खर्च कर लेते हैं, जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन अक्सर महीने के अंत में बचता क्या है? लगभग कुछ भी नहीं। इसलिए सोच बदलनी होगी।
इनकम आए तो सेविंग को लेफ्ट ओवर मत बनाइए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पहले एक छोटा हिस्सा अलग रखिए। अगर अभी इनकम कम है तो छोटी शुरुआत कीजिए। अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट। आज छोटी सेविंग है तो कल इनकम बढ़ने पर उसी हैबिट को बड़ा किया जा सकता है। सेबी भी इनकम के अनुसार खर्च और सेविंग प्लान करने तथा फाइनेंशियल गोल्स के लिए नियमित सेविंग पर जोर देता है। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड बनाओ। अब सोचिए, अचानक कोई जरूरी एक्सपेंस आ जाए या कुछ समय के लिए इनकम रुक जाए। अगर आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है तो आपको किसी से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं या अपने दूसरे फाइनेंशियल गोल्स को रोकना पड़ सकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड जरूरी है। शुरुआत में छोटा बफर बनाइए, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। इसे रोजमर्रा के स्पेंडिंग मनी से अलग रखना भी यूजफुल हो सकता है। सेबी भी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी फंड रखने की सलाह देता है। और ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका उद्देश्य हाई रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है। स्टेप 6, अननेसेसरी डेट से बचो। अब बात करते हैं डेट की। हर लोन खराब नहीं होता, लेकिन बिना जरूरत का डेट आपकी फ्यूचर इनकम पर प्रेशर डाल सकता है। इसलिए कोई भी लोन या क्रेडिट लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये सच में जरूरी है? क्या मैं इसे आराम से रीपे कर सकता हूँ? और क्या ये मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाएगा या सिर्फ मेरी लाइफस्टाइल को एक्सपेंसिव बनाएगा? अगर आप अगले 6 महीने अननेसेसरी बोरोइंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये पैसा बचाने, डेट मैनेज करने और सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का भी खेल है। स्टेप 7, इन्वेस्टिंग सीखो, जल्दी अमीर बनने के पीछे मत भागो। अब सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, इन्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ एक वार्निंग बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको कहता है यहाँ पैसा लगाओ और जल्दी डबल कर लो, तो सावधान हो जाइए। इन्वेस्टिंग कोई मैजिक बटन नहीं है। पहले सीखिए, गोल क्या है, कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, आप कितना रिस्क समझ सकते हैं और जिस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं वो एक्चुअली काम कैसे करता है। सेबी के अनुसार इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय गोल्स, टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट, नॉलेज और डाइवर्सिफिकेशन जैसे फैक्टर्स को समझना जरूरी है। रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते और यहीं पर एक बड़े इन्वेस्टर की सोच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। वॉरेन बफेट को देखिए, उन्होंने वेल्थ बनाने के लिए हर दिन किसी नई इन्वेस्टमेंट के पीछे भागने की बजाय लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन पर जोर दिया। बर्कशायर हैथवे की 2025 एनुअल लेटर में भी बफेट की इन्वेस्टिंग अप्रोच को डिसिप्लिन, पेशेंस और सही अवसर का इंतजार करने से जोड़ा गया है। इससे हमें एक बड़ा लेसन मिलता है। हर दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं। कई बार सही चीज को लंबे समय तक कंसिस्टेंटली करना ही असली एडवांटेज होता है। लेकिन ध्यान रहे, वॉरेन बफेट की सक्सेस को देखकर उनके एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉपी करना जरूरी नहीं है। उनसे सीखना है तो उनकी थिंकिंग सीखिए। पेशेंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और रिस्क को समझना। स्टेप 8, हर महीने फाइनेंशियल रिव्यू करो। अब आखिरी स्टेप, हर महीने एक दिन सिर्फ अपने पैसे के लिए रखिए। बैठिए और खुद से पूछिए, इस महीने इनकम कितनी रही, एक्सपेंसेस कितने रहे, कितना सेव किया, इमरजेंसी फंड कितना बढ़ा, डेट कम हुआ या नहीं, स्किल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ और अगले महीने मुझे क्या सुधारना है। इसे आप अपना मंथली मनी रिव्यू कह सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान एक बार बनाकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है। आपकी इनकम बदलेगी, आपके एक्सपेंसेस बदलेंगे, आपके गोल्स बदलेंगे। इसलिए आपका फाइनेंशियल प्लान भी समय के साथ बदलना चाहिए। सेबी भी फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट्स को समय समय पर रिव्यू करने की सलाह देता है। तो 6 मंथ रोड मैप। अब इन 8 कामों को 6 मंथ के सिंपल रोड मैप में समझते हैं। मंथ 1, सिर्फ ट्रैकिंग, अपनी इनकम और हर एक्सपेंस लिखिए। मंथ 2, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कीजिए और बजट सुधारिए। मंथ 3, एक वैल्यूएबल स्किल चुनिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए। मंथ 4, सेविंग हैबिट मजबूत कीजिए और इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। मंथ 5, डेट को रिव्यू कीजिए और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखिए। मंथ 6, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का रिव्यू कीजिए। देखिए, क्या इनकम बढ़ाने की डायरेक्शन बनी, क्या एक्सपेंसेस कंट्रोल हुए, क्या सेविंग हैबिट बनी, क्या इमरजेंसी फंड शुरू हुआ, क्या आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बेहतर हुई, और फिर अगले 12 महीनों का प्लान बनाइए। तो फाइनल मैसेज, तो क्या इन 8 कामों को करने से 6 महीने में हर इंसान अमीर बन जाएगा? नहीं। और जो भी ऐसी गारंटी देता है उससे सावधान रहना चाहिए,
लेकिन 6 महीने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रीसेट करने के लिए एक पावरफुल स्टार्टिंग पीरियड जरूर हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक सिंगल इन्वेस्टमेंट, एक लकी अपॉर्चुनिटी या एक बड़ी सैलरी से नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है। जब आप अपनी इनकम समझते हैं, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करते हैं, सेविंग की हैबिट बनाते हैं, वैल्यूएबल स्किल्स सीखते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते हैं, अननेसेसरी डेट से बचते हैं, इन्वेस्टिंग को समझते हैं और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को रेगुलरली रिव्यू करते हैं, यही छोटे डिसीजंस समय के साथ बड़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने के लिए किसी परफेक्ट दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज इनकम कम है, फिर भी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। सेविंग कम है, फिर भी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग नहीं आती, फिर भी सीखना शुरू कर सकते हैं। स्किल नहीं है, फिर भी आज पहला लेसन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग का पहला स्टेप पैसा नहीं, डिसीजन है। तो आज एक नोटबुक उठाइए, अपनी इनकम लिखिए, अपने एक्सपेंसेस लिखिए, एक स्किल चुनिए और अगले 6 महीने के लिए अपने ऊपर एक कमिटमेंट कीजिए। मैं सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर बनाऊंगा। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो फाइनेंशियल वेल्थ को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, आज का छोटा फाइनेंशियल डिसीजन कल की बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन बन सकता है। मैसेज कभी ना कभी जरूर आया होगा। कंग्रेचुलेशंस, आप 5 लाख के प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। बस एक क्लिक और बैंक आपको लोन देने के लिए ऐसे बेचैन हो जाता है जैसे कोई रिश्तेदार आपकी शादी करवाने के पीछे पड़ा हो। दिन में 3 कॉल्स, 4 SMS, 2 ईमेल्स। लेकिन अब सीन पलट दीजिए। आप खुद ब्रांच में जाकर कहिए, होम लोन चाहिए या बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। अब बैंक का चेहरा देखिए। सैलरी स्लिप लाओ, 3 साल का ITR लाओ, बैंक स्टेटमेंट लाओ, गारंटर लाओ और अगर हो सके तो अपनी 7 पुश्तों का रिकॉर्ड भी साथ ले आओ। एक पुरानी कहावत है, बैंक वो जगह है जो धूप में आपको छाता ऑफर करता है और बारिश शुरू होते ही वापस मांग लेता है। लेकिन आखिर ये डबल गेम है क्या? बैंक कब आपको लोन देने के लिए इतना ईगर रहता है और कब आपसे बचने लगता है? आपके लोन को अप्रूव या रिजेक्ट करने वाला असली जज कौन है? EMI के अंदर कौन सा ऐसा मैथ्स छिपा है जिसे बैंक कभी खुलकर नहीं बताता? और वो कौन लोग हैं जो हजारों करोड़ लेकर गायब हो गए, जबकि आपकी सिर्फ 500 रुपए की EMI लेट होने पर 3 कॉल्स आ जाती हैं? आज हम उधार की पूरी दुनिया खोलेंगे। कौटिल्य के जमाने के इंटरेस्ट रेट से लेकर गांव के साहूकार के डर तक, 1969 में लोन के गांवों तक पहुंचने से लेकर NPA के बड़े कांड तक और आज के उस दौर तक जहां सिर्फ 10 मिनट में मोबाइल पर लोन मिल जाता है। अगर बैंकिंग वाली वीडियो पिछला सीजन थी तो ये उसका सबसे मसालेदार एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग वाली वीडियो का फंडा याद कीजिए। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। मान लीजिए बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देता है और उसी पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को 8 से 9% पर लोन देकर बीच का डिफरेंस यानी स्प्रेड कमा लेता है। मतलब लोन कोई साइड बिजनेस नहीं है, लोन ही बैंक का असली बिजनेस है। आपका डिपॉजिट उसका रॉ मटेरियल है और लोन उसका प्रोडक्ट। अब लोन की दुनिया का पहला बड़ा डिवीजन समझिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन में आप बैंक के पास कुछ गिरवी रखते हैं, घर, गाड़ी या सोना। बैंक रिलेटिवली टेंशन फ्री रहता है क्योंकि अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो उसके पास आपकी एसेट है। अनसिक्योर्ड लोन में कोई कोलैटरल नहीं होता, सिर्फ आपका प्रॉमिस और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड इसी कैटेगरी में आते हैं और यहीं से निकलता है इंटरेस्ट का वो सिंपल रूल जो पूरी लोन इंडस्ट्री का DNA है। बैंक को जितना ज्यादा रिस्क, रेट उतना ही ज्यादा। होम लोन सबसे सस्ता, करीब 8% के आसपास, क्योंकि घर कोलैटरल है और घर लेकर कोई भागता नहीं। कार लोन थोड़ा ऊपर, पर्सनल लोन 11 से 24% तक, क्योंकि यहाँ गारंटी काफी हद तक आपकी क्रेडिट प्रोफाइल है और क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग सालाना 36 से 40% तक जा सकता है। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का उधार आज के टाइम का सबसे महंगा लीगल डेट है। साहूकार भी ये सुनकर शायद गर्व से रो पड़े। तो अगली बार कोई पूछे कि बैंक रेट कैसे तय करता है तो जवाब एक लाइन में है, बैंक आपकी जरूरत नहीं, अपना रिस्क मेजर करता है। और रिस्क को मेजर करने की ये कला कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है।
पैसा बाद में आया, उधार पहले आया। जब कॉइन्स तक नहीं थे तब अनाज उधार चलता था, और हमारे यहाँ तो उधार के रूल्स की बाकायदा रूल बुक लिखी जा चुकी थी। फिर आते हैं वही कौटिल्य। टैक्स वाली वीडियो में जिनका जिक्र हुआ था, उन्हीं ने अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट रेट्स के रूल्स भी बताए थे। सामान्य कर्ज पर करीब 15% सालाना, और रिस्की कामों में जैसे समुद्री व्यापार उससे ज्यादा, यानी रिस्क जितना ज्यादा रेट उतना ऊंचा। आज बैंक्स जिस बेसिक रूल पर चलते हैं उसकी सोच करीब 2300 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। और एक कमाल का देसी रूल था, दाम दुपट। मतलब इंटरेस्ट चाहे कितने भी साल चलता रहे, वह प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। 100 उधार लिए तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 100, यानी टोटल 200, और कहानी खत्म। सोचिए, बोरोवर को एंडलेस इंटरेस्ट के कुएं से बचाने वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सदियों पुराना था। फिर था हुंडी सिस्टम, एक तरह का देसी क्रेडिट नोट, जिससे व्यापारी बिना कैश साथ लेकर शहर दर शहर पैसा ट्रांसफर कर लेते थे। लेकिन इस सिक्के का एक डार्क साइड भी था। गांव का साहूकार, जिसके पास वही बही होती थी, इंटरेस्ट ऊंचा होता था, और कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा जाल बनता था कि दादा का लिया कर्ज पोता चुकाता रहता था। प्रेमचंद का गोदान पढ़िए, होरी की पूरी जिंदगी इसी डेट साइकिल में पिसती है। और ये सिर्फ कहानी नहीं थी। 1875 में महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा था, जिसे इतिहास डेक्कन राइट्स के नाम से जानता है। निशाने पर साहूकारों की वही बही और कर्ज के रिकॉर्ड्स थे। जहां टैक्स के खिलाफ दांडी मार्च था, वहीं यहाँ डेट के खिलाफ ये बगावत थी। अंग्रेजों के बैंक्स शहरों में बैठे थे और उनके लोन्स बड़े व्यापारियों के लिए थे। गांव का किसान उनके लिए बैंक कस्टमर था ही नहीं, उसके पास सिर्फ साहूकार की चौखट थी। और आजादी के करीब 20 साल बाद तक भी यही सिचुएशन रही। फिर आया वो साल जिसे बैंकिंग वाली वीडियो के व्यूअर्स तुरंत पहचान जाएंगे, 1969, बैंकों का नेशनलाइजेशन। सरकार ने 14 बड़े प्राइवेट कंट्रोल में लिया, और इसके पीछे एक बड़ा मकसद यही था कि लोन्स को शहर के सेठों से निकालकर खेत और छोटी दुकानों तक पहुंचाया जाए। इसी सोच से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का रूल आया। हर बैंक को अपने लोन्स का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40%, एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस और वीकर सेक्शंस को देना जरूरी हुआ। यानी बैंक चाहे मुंह बनाए, किसान को लोन देना उसकी ड्यूटी है, एहसान नहीं। इसके बाद सिस्टम में एक से एक नए टूल्स जुड़ते गए। 1998 में आया किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के लिए रेडीमेड क्रेडिट लिमिट, ताकि बीज और खाद के लिए हर सीजन साहूकार के पैर न पकड़ने पड़े। फिर 2015 में आई मुद्रा योजना, बिना गारंटी छोटे कारोबारियों के लिए लोन 3 आसान नामों में, शिशु, किशोर और तरुण। यानी जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो, लोन की लिमिट भी बढ़ती जाए। चाय की छोटी टपरी से लेकर सिलाई मशीन तक करोड़ों छोटे लोन्स इसी रास्ते से लोगों तक पहुंचे। और इस पूरी कहानी की सबसे शानदार लाइन गांव की महिलाओं ने लिखी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहां 10 से 15 महिलाएं मिलकर सेविंग करती हैं और पूरे ग्रुप की गारंटी पर लोन लेती हैं। जिस महिला के नाम कभी जमीन नहीं थी, कोई कोलैटरल नहीं था, उसी ने ग्रुप के भरोसे पर भैंस खरीदी, दुकान शुरू की और बच्चों की पढ़ाई कराई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ग्रुप्स का रीपेमेंट रिकॉर्ड कई बार बड़े बड़े कॉर्पोरेट से भी बेहतर रहा है। भरोसा किस पर किया जाए, ये लेसन बैंकों को गांव की महिलाओं ने सिखाया है। नतीजा ये हुआ कि लोन अब सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रहा, लेकिन इसके साथ लोन की फैमिली भी काफी बड़ी हो गई और हर मेंबर का अपना अलग रोल है। चलिए पूरे खानदान से मिलते हैं। होम लोन, परिवार का सबसे संस्कारी बेटा, सबसे बड़ा अमाउंट, सबसे लंबा रिश्ता, 20 से 30 साल और सबसे कम रेट। बैंक इसे पसंद करता है क्योंकि घर कोलैटरल है और प्रॉपर्टी की वैल्यू अक्सर समय के साथ बढ़ती है। शादी के बाद सबसे ज्यादा लिया जाने वाला यही लोन होता है और कई बार रिटायरमेंट तक साथ चलता है। मतलब धीरे धीरे फैमिली मेंबर ही बन जाता है। कार लोन, फैमिली का शो ऑफ वाला भांजा, आमतौर पर 5 से 7 साल का रिश्ता। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच याद रखिए, घर की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन कार की वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही गिरने लगती है। यानी आप एक डिप्रिशिएटिंग एसेट पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। शौक है, पूरा कीजिए, बस इसे इन्वेस्टमेंट मत समझिए। एजुकेशन लोन, उम्मीदों वाली बेटी,
पढ़ाई के लिए लिया गया लोन, जिसकी ईएमआई आमतौर पर कोर्स पूरा होने के कुछ महीने बाद शुरू होती है। इस रिलीफ पीरियड को मोरेटोरियम कहते हैं, ताकि पहले जॉब मिले और उसके बाद ईएमआई शुरू हो। सही करियर के साथ देखा जाए तो ये सबसे यूजफुल लोन्स में से एक है, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। गोल्ड लोन आदि भारत की सबसे देसी फाइनेंशियल एसेट। दुनिया के सबसे बड़े हाउस होल्ड गोल्ड होल्डिंग्स वाले देशों में भारत की खास जगह है, और मुश्किल समय में यही लॉकर वाला सोना बैंक में रखकर रिलेटिवली जल्दी पैसा लिया जा सकता है। इनकम प्रूफ का भी उतना बड़ा झंझट नहीं, क्योंकि यहाँ सोना खुद गारंटी बन जाता है। इसी वजह से कर दिया तो कन्वीनियंट पेमेंट टूल, लेकिन मिनिमम ड्यू के जाल में फंस गए तो 36 से 42% सालाना तक का वही महंगा डेट सामने खड़ा है, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जोड़कर तेजी से बढ़ सकता है। साहूकार गया नहीं है दोस्त, बस अब प्लास्टिक कार्ड में बदल गया है। अब वो बात समझिए जो बैंक ब्रोचर में बड़े अक्षरों में नहीं लिखी होती। आपको लगता है कि ईएमआई भरते ही हर महीने आपका लोन बराबर स्पीड से कम हो रहा है। ऐसा नहीं है। ईएमआई के अंदर दो हिस्से होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और शुरुआती सालों में ईएमआई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है। 20 साल के होम लोन में शुरुआती वर्षों में आप काफी पैसा सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में दे रहे होते हैं, जबकि प्रिंसिपल धीरे धीरे घटता है। इसी प्रोसेस को अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और इसका टोटल इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि 20 साल के अंत तक इंटरेस्ट में दी गई रकम बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए स्मार्ट बोरोवर्स का एक सिंपल रूल होता है, जब भी बोनस या एक्स्ट्रा पैसा मिले, अगर आपके लोन टर्म्स अलाउ करें तो थोड़ा प्रीपेमेंट कर दी। देखो, जो सच में अमीर होता है ना, वो अपनी अमीरी की गाथा कभी नहीं सुनाता। वो चुपचाप बस अपने पैसे को बड़ा करने में लगा रहता है, क्योंकि जो पैसा बोलने लगता है ना, वो बढ़ना बंद कर देता है। तो आज मैं आपको पैसे के फाउंडेशन के बारे में वो चीजें बताने वाला हूं, जो अगर भगवान की कृपा से आपको समझ में आ गई तो इतनी तो श्योरिटी है कि भैया गरीब नहीं मरोगे। बहुत अगर अंबानी अडानी नहीं बने तो भैया गरीब तो नहीं मरोगे, तय है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो। और जो भी देखेगा ये श्योर है, वो पैसे की तंगी नहीं होने वाली। हाँ, इमीडिएटली नहीं, लेकिन आप वो रास्ता पकड़ लोगे, वो समझ जाओगे तरीके जिससे पैसे बनते हैं और पैसे बने हुए रहते हैं। देखो, आपके पास ना दो तरह के लोग होते होंगे। आसपास देखते होंगे आप, ऐसे जैसे किसी मिडिल क्लास की कॉलोनी का कोई रिटायर्ड बैंक मैनेजर हो। आज भी वो आदमी उसी घर में रहता है जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। ना आलीशान बंगला, ना दिखावटी लग्जरी, बस सादगी
और स्टेबिलिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप बेवजह चीजें खरीदते रहोगे तो एक दिन आपके घर की जरूरी चीजें भी बेचनी पड़ेंगी आपको। और इस लाइन को मैं तो कहूंगा दोबारा सुन लो, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है ना जो आपके अगले 10 साल तय करने वाली है। देखो, उनको स्टेटस नहीं चाहिए था, उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में। उनको तालियां नहीं चाहिए थी, उनको सुकून चैन चाहिए था। क्योंकि दिखावा कुछ पलों की चमक देती है और दौलत उम्र भर की रोशनी। अब जरा अपने आसपास के लोगों को आप देखो। आज जो लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में लगे हुए हैं, हर रोज उनकी इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट आएगी, कभी नया बाइक का, कभी नया फोन का, कभी नया ब्रांड का। उनके हालात अंदर से कुछ और होते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल लंबा लंबा आता है उनका, जो वो कभी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाएंगे। उनकी गाड़ी की भी ईएमआई चल रही, घर की भी ईएमआई चल रही, पर्सनल लोन की भी ईएमआई चल रही, क्रेडिट कार्ड की भी ईएमआई चल रही है, जो कभी भी वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पर वो आदमी दिखाएगा कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अंदर से टूट चुका है, टेंशन में है कि ईएमआई कैसे पे करें। देखो, एक बात गांठ बांध दो, जितना बड़ा दिखावा उतना कमजोर बैंक बैलेंस। आप शादियों में देखो, जो परिवार सबसे ज्यादा खर्च करता है शादियों पर, जिनको भौकाल जमाना है भैया हमारी शादी में तो खर्च होना चाहिए, हमारी इकलौती लड़की या इकलौता लड़का का शादी है, ऐसे कैसे हल्के में कर लेंगे, खर्च करो दबा करके। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा कर्जे में डूबते हैं। मोहल्ले में देखिए, जो सबसे महंगी गाड़ी लेकर के आता है उसकी ईएमआई सबसे लंबी चलती है। लोग भूल जाते हैं कि इज्जत महंगे कपड़ों से नहीं मिलती है, इज्जत आपकी औकात से मिलती है। कपड़े बदल जाते हैं, गाड़ियां पुरानी हो जाती है, लेकिन जो आदमी काम का होता है ना, वो हर दौर में काम का रहता है। क्योंकि देखो, असली अमीरी वो नहीं होती है जो दुनिया देख ले। असली अमीरी वो होती है जो रात को आपको चैन की नींद दे। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबसे जोर से चिल्लाता है ना, उसके पास अक्सर कहने के लिए कुछ नहीं होता, और जो सबसे खामोश रहता है उसके पास दिखाने को बहुत कुछ होता है। अब यहां सवाल ये उठता है कि पैसा छुपाने का मतलब क्या है? क्यों मैं कह रहा हूं पैसा छुपाने के लिए? इसका मतलब क्या है समझना। देखो, इसका मतलब है कि पैसा तिजोरी में बंद करके रखो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि अपनी फाइनेंशियल ताकत, अपने गोल्स, अपने इनकम सोर्स, अपने इन्वेस्टमेंट किसी को मत बताओ, अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, आपको जज करेंगे। आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन आपने बताया कि इस महीने आपकी कमाई बहुत अच्छी हुई है, उसी दिन से किसी ना किसी की नजर में आप हल्का सा बदलाव देखोगे अपने लिए। कोई सलाह देने लगेगा, कोई उधार मांगने लगेगा, कोई आपकी तरक्की को अपनी हार समझने लगेगा, और यहीं से फिर आपकी खिलाफत शुरू होती है, आपके खिलाफ प्लानिंग शुरू होती है, आपको नीचा गिराने की कोशिश शुरू होती है। देखो, अब मैं यहाँ एक रियल कहानी सुनाता हूं आपको, बॉलीवुड की रियल कहानी है, बड़ा सबक है भैया, ध्यान से सुनिएगा। साल 1988 में एक फिल्म आई थी तेजाब, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, 1 2 3 वो गाना याद है ना? आज भी शादी में बजता होगा वो। उस फिल्म ने 2 करियर बनाए थे। अनिल कपूर को सुपरस्टार से और बड़ा सुपरस्टार बना दिया, और दूसरा माधुरी दीक्षित को स्टार बनाया। लेकिन इस फिल्म की एक कहानी है, वो कहानी उस आदमी की है जो इस फिल्म में होते होते रह गया, आदित्य पंचोली। और इस कहानी से, अगर इस कहानी को आपने याद रख लिया ना, जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ा लेसन आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से समझना है कहानी। अपने वक्त में ना आदित्य पंचोली कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। उनकी कई सारी फिल्में चली थी, बड़ी पहचान थी उनकी, पर्दे पर वजन था। और अब 37 साल बाद आदित्य पंचोली ने कुछ ऐसी बात शेयर करी है सोशल मीडिया पर जो आपके होश उड़ा देगा और बहुत कुछ सिखा भी देगा। उनका दावा है कि तेजाब का असली हीरो अनिल कपूर नहीं था, पहले वो थे। अब सुनिए जो आदित्य पंचोली बताते हैं। उस दौर में आदित्य पंचोली माधुरी दीक्षित के साथ एक और फिल्म कर रहे थे, यानी कि माधुरी को वो अच्छी तरीके से जानते थे।
दूसरी तरफ एन चंद्रा की फिल्म अंकुश आई थी उस वक्त, जो हिट हो चुकी थी, और एन चंद्रा ने अपनी अगली फिल्म के लिए आदित्य पंचोली को बुलाया। बात बन गई, हीरो तय हो गया आदित्य पंचोली। अब यहां आदित्य ने एक काम किया जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि सर, हीरोइन के लिए माधुरी दीक्षित को ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि उन्होंने अच्छी नीयत से बोला, अच्छी सलाह दी, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने एक और ऐसा काम कर दिया जो बेड़ा गर्क हो गया भैया। उन्होंने फोन उठाया और माधुरी दीक्षित के मैनेजर को खुशखबरी सुना दी कि भैया अभी अभी मैं एन चंद्रा की फिल्म साइन करके आया हूं और आपकी हीरोइन का नाम मैंने सजेस्ट किया है, आप जाकर के तुरंत बात कीजिए, मिल लीजिए। गेम पलट गया, यहां पर सारा गेम पलट गया इससे, क्योंकि जिस पल किसी और को यह पता चला कि इस फिल्म में हीरो कौन बनने वाला है, उसी पल वो फिल्म आदित्य पंचोली के हाथ से फिसलनी शुरू हो गई। आदित्य पंचोली कहते हैं कि उनकी बात आगे पहुंचा दी गई और फिर एक और एक्टर का नाम डायरेक्टर के सामने रख दिया गया। क्या बात रखी गई कि छोटी फिल्म क्यों बनानी है, बड़ा हीरो लीजिए, बड़ी फिल्म बन जाएगी। डायरेक्टर को बात समझ में आ गई और तेजाब का हीरो बदल गया। कौन ही वो हीरो जानते हैं आप? अनिल कपूर। इतिहास बन गया भैया, तेजाब ब्लॉकबस्टर बन गई। अब अनिल कपूर का करियर आसमान छू गया उस फिल्म से, और आदित्य पंचोली उसी जगह रह गए जहां वो पहले थे। आदित्य पंचोली का कहना है कि उनके साथ इंडस्ट्री में राजनीति हुई, लेकिन मैं आपको एक बात साफ कर देता हूं, ये जो पूरी कहानी आदित्य पंचोली ने रखी है वो उनका अपना पक्ष है। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि शुरू से ही उस रोल के लिए अनिल कपूर ही तय थे, लेकिन जिन लोगों पर इशारा किया गया उन्होंने आज तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो हम किसी को देखो यहां दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन आदित्य की इस कहानी में एक सबक जरूर छिपा है, और वही सबक आज के सेशन की जान है, समझ लो। देखो, मैं यहां किसी और की गलती नहीं मानूंगा, किसी डायरेक्टर की नहीं, किसी की नहीं है। मैं तो आदित्य पंचोली की गलती मानूंगा। क्यों? क्योंकि जो फिल्म अभी शुरू नहीं हुई है, जिसका एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है, जिसकी पहली शूटिंग अभी बहुत दूर है, उसका ऐलान कर दिया भैया समाज में आपने जाकर के। अगर आदित्य उस दिन खामोश रह जाते, अगर वो फोन उस दिन ना किया होता,